हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अ बुकवर्म AKA कीड़ा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे उन फ्रेंड्स को जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया और एनकरेज किया ताकि मैं अपने नए वीडियोस को आपके सामने ला सकूं। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ या आज जो मैं स्टोरी लेके आई हूँ वो मैंने अपने उन पुराने दिनों को डेडिकेट किया है जिनको कहीं ना कहीं हम सभी अपनी टेक्नोलॉजीज़ और ऑनलाइन चीज़ों के वजह से भूल चुके हैं। जी हाँ, मैंने आज के इस वीडियो को अपने ख़तों के नाम और टेलीग्राम्स मनी ऑर्डर्स के नाम किया है। तो इसीलिए आज जो मैंने स्टोरी ली है उसका बेस्ट इंस्पिरेशन हो सकता था मालगुडी डेज़, जिसको लिखा है हमारे श्री R.K. नारायण जी ने। श्री R.K. नारायण जी भले ही आज हम सभी के साथ नहीं हैं, पर उन्होंने इन स्टोरीज़ को हमारे मन में ऐसे बिठा दिया है जिनको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। इस स्टोरी का नाम है एक रुकी हुई चिट्ठी। ये स्टोरी है हमारे डाकिया थानप्पा की, जो कि मुदाली स्ट्रीट पर काम करता था। मुदाली स्ट्रीट की 4 गलियों में वो चिट्ठियाँ बांटता था और इस काम को उसको करने में एटलीस्ट 6 घंटे लगते थे और चाहता तो वो कम समय में भी काम कर सकता था, पर उसको ज़्यादा वक्त इसीलिए लगता था क्योंकि वो जिस भी घर में जाता था वहीं पे जम के बैठ जाता था कि जब तक खत में आए हुए समाचार को या न्यूज़ को मैं ना सुन लूँ मैं वहाँ से जाऊँगा ही नहीं। कभी कहता अरे भाई निराश मत हो, इनाम इस बार नहीं तो फिर कभी आ जाएगा। कभी कहता कि तुम्हारी नई नौकरी लगी है हैदराबाद में, खीर खिलाओ। कभी किसी को सांत्वना देने बैठ जाता तो कभी किसी की खुशियाँ बांटने में लग जाता। ये करते करते उसके 6 घंटे पार हो जाते, पर अपने उस पूरे एरिया में वो जिसका सबसे ज़्यादा चहेता था, या कह सकते हैं वो जिसके सबसे ज़्यादा करीब था, वो था रामानुज। रामानुज हमारे रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिसर क्लर्क थे। उनकी पत्नी गांव गई हुई थी और पत्नी की चिट्ठी लेकर ही थानप्पा रामानुज के पास पहुंचे थे। आके कहने लगे कि रामानुज भाई, आपके लिए चिट्ठी आई है, भाभी जी ने भेजी है, मिठाई खिलाइए सबसे पहले तो, तब मैं चिट्ठी दूंगा। रामानुज कहते हैं कि क्यों भाई, ऐसी क्या खबर लाए हो? तब बताता है थानप्पा कि आपको बेटी हुई है और भगवान की विशेष भेंट होती है लड़कियां। नाम रखा है भाभी जी ने कामाक्षी, कितना खूबसूरत नाम है। रामानुज बहुत खुश होता है और थानप्पा को बिठा के मिठाई खिलाता है। इस दिन को आए और गए हो जाते हैं, साल बीत जाते हैं। वही कामाक्षी जब बड़ी होती है तो उसकी शादी की चर्चा होती है और इस चर्चा में भी थानप्पा शामिल होते हैं। अब कैसे? सबसे पहले थानप्पा कामाक्षी के पास आते हैं और कहते हैं, बेटी अपनी फ़ोटो तैयार रखना और हाँ, शर्माना मत, तुम्हारी बाबा की चिट्ठी आई है। बाबा का मतलब यहाँ पे नाना जी से है। तुम्हारे बाबा की चिट्ठी आई है, तुम्हारा फ़ोटो मांगा है। इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी होगी क्योंकि वो चाहते हैं तुम्हारी शादी हो जाए। और फिर रामानुज को चिट्ठी पकड़ाते हुए थानप्पा कहता है कि लीजिए, अब रिश्ता तय कर ही दीजिए। तो रामानुज चिट्ठी पकड़ते हुए कहते हैं, अब पिताजी अक्सर चिट्ठी लिखते हैं, ठीक है ना? और तब तक वो वही रुका रहा थानप्पा जब तक चिट्ठी पूरा ना पढ़ लिया हो रामानुज ने। चिट्ठी पढ़कर रामानुज कुछ परेशान नज़र आए। थानप्पा ने पूछा, खबर तो अच्छी है ना? फिर बरामदे में लगे खंबे का सहारा लेकर वो खड़ा हो गया। रामानुज कहने लगे, मेरे ससुर जी सोचते हैं बेटी के लिए दूल्हा खोजने में मैं पीछे पड़ गया हूँ। उन्होंने खुद 1-2 जगह कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। वे सोचते हैं इस तरफ ध्यान मैं भी नहीं दे रहा हूँ। तो थानप्पा कहता है, बुजुर्ग लोग ज़रा ज़्यादा चिंता करते हैं, आप ज़्यादा सोचिए मत। देखिए, बात ये है कि उन्होंने लड़की की शादी के लिए 10,000 रुपये छोड़ा है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसके लिए पति ढूंढ लिया जाए। तो रामानुज कहते हैं, लेकिन पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है।
थानप्पा भी हाँ में हाँ मिलाता है, ये बात तो आपने सही कही। जब तक वक्त नहीं आता कुछ नहीं किया जा सकता, वक्त पे ही सब कुछ होता है। थानप्पा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। महीनों तक थानप्पा चिट्ठियाँ पहुँचाता रहता है और कामाक्षी के शादी का इंतज़ार करता रहता है। थानप्पा कहता है कि शायद कहीं ना कहीं कामाक्षी की कुंडलियाँ नहीं मिल पा रही होंगी, या लड़कों की मांग बहुत ज़्यादा होगी दहेज के लिए, या लड़की पसंद नहीं आ रही होगी। तो वो सोचता है कि कामाक्षी तो राजकुमारी जैसी लगती है, शायद लोग अंधे होंगे। थानप्पा बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो कामाक्षी को अपनी बेटी की तरह मानता है। शादी के दिन ख़त्म हो जाएंगे, 3 ही मुहूर्त बचे हैं। आखिरी मुहूर्त 20 मई का है। लड़की बहुत जल्द 17 बरस की हो जाएगी। रामानुज कहते हैं और ये भी कहते हैं कि ससुर जी की चिट्ठियाँ बार बार आ रही हैं। ये सारी बातें रामानुज थानप्पा से करते हैं। थानप्पा को लगता है जैसे कि वो अपने लिए दामाद खोज रहा हो। रामानुज कहता है, लगता है मैं अपनी बेटी के लिए कोई भी वर नहीं ढूंढ पाऊँगा। तो थानप्पा उसको ढाढ़स बंधाता है और कहता है, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? एक लड़का है, दिल्ली में रहता है, 2000 रुपये कमाता भी है। आप कहे तो मैं माकुन से बात करके बात चलाऊं? आपकी ही जाति का है शायद। तो रामानुज कहते हैं, हाँ बिल्कुल चलाओ। तो डाकिया कुछ महीने तक बात चलाता है, कई बार चिट्ठियाँ लाता है और जाता है। उसके बाद मामला सामने आता है। तो पोस्टकार्ड ही एक अपमान का हथियार उस वक्त बन जाया करता था। कई ज़रूरी बातें हम पोस्टकार्ड में ही उस वक्त लिख के भेजा करते थे। तो पोस्टकार्ड में ही खबर आती है कि अभी उनका बेटा अमेरिका गया हुआ है, 2 हफ्ते बाद लौटेगा। तो जो शादी करवाता है वो कहता है कि तब मैं लड़की की कुंडली लाऊंगा। अब इस बात से रामानुज बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन थानप्पा बोलते हैं रामानुज को कि आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद थानप्पा बहुत हड़बड़ी में दिल्ली का मोहर देखते हुए एक चिट्ठी को तुरंत सबसे पहले रामानुज के पास लेके आता है और कहता है कि इसको जल्दी खोलिए, शायद कोई जवाब आया होगा या फ़ोटो पसंद आ गई होगी दिल्ली वालों को। रामानुज कहता है, अरे यार मैं तो रोज़ खत खोलता हूँ और सोचता हूँ कि शायद कामाक्षी की शादी तय हो जाएगी, पर ऐसा होता कहाँ है। तो फाइनली रामानुज खोलता है, उसको फिर से निराशा मिलती है, पर इस बार वो ठान लेता है कि कामाक्षी की शादी वो करवा के ही रहेगा। और थानप्पा भी उसमें साथ देता है। इसलिए थानप्पा के पास एक दिन और चिट्ठी आती है दिल्ली से, और वो कोई चिट्ठी नहीं बांटता है, सबसे पहले उसी चिट्ठी को लेकर पहुंचता है रामानुज के पास और कहता है, जल्दी खोलिए, शायद फिर कामाक्षी के लिए पसंद आ गया हो। तो रामानुज खोलता है और इस बार सही में दिल्ली वालों को रामानुज की बेटी कामाक्षी पसंद आ गई होती है। पर वो चाहते हैं कि रामानुज लड़की को लेकर मद्रास आए और मद्रास में आकर लड़की को वो दिखाएं। इस बात पर रामानुज की पत्नी भड़क जाती है कि आपको और कोई काम नहीं है क्या? कोई बेटी को लेकर इधर उधर घूमता है? रामानुज तो बेटी की शादी से पहले ही चिड़चिड़ाए हुए रहते हैं और वो डटे रहते हैं कि वो अपनी बेटी की ज़िंदगी को बदल के रहेंगे और बेटी की शादी करवा के रहेंगे। इसलिए वो अपनी पत्नी से भी झगड़ जाते हैं। थानप्पा वहीं रहता है। वो समझाता है कि भाभी जी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, कामाक्षी की शादी यहाँ पे सबसे अहम बात है। रामानुज कहता है, तुम कैसे पुराने ज़माने की बातें कर रही हो, तुम अपनी सोच अपने पास रखो, मैं लेकर कामाक्षी को ज़रूर जाऊँगा और उसको दिखा के वापस लाऊँगा। रामानुज की पत्नी थोड़ी चिड़चिड़ी होकर बोलती है, ठीक है, आपको जो मर्जी आए आप वो करिए, तो अगली बार मुझसे कोई राय लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप सोच लीजिए। गुस्से में गर्मा गर्मी में फ़ैसला हो जाता है
और रामानुज अपनी बेटी को लेकर मद्रास चले जाता है। कुछ समय बाद रामानुज का एक खत आता है और उस खत में थानप्पा को लगता है कि शायद कोई विशेष खबर होगी, इसीलिए वो सबसे पहले तुरंत जाकर भाभी जी को देता है, यानी कि रामानुज की पत्नी को देता है और कहता है कि आप मुझे मिठाई खिलाइए, तब तक मैं रजिस्ट्रियाँ बांट के आता हूँ, लेकिन मुझे मिठाई खानी है क्योंकि कामाक्षी को लड़के वाले को कामाक्षी पसंद आ गए हैं। रामानुज की पत्नी को लगता है कि खबर तो बहुत अच्छी है, पर क्या इतनी जल्दी कोई इंतज़ाम हो पाएगा, क्योंकि चिट्ठी में लिखा रहता है कि लड़के को वापस अमेरिका जाना है और 20 मई से पहले शादी हो जानी चाहिए। तो रामानुज के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, पर वो लोग घबराते नहीं हैं। उधर से कामाक्षी के जो नाना जी रहते हैं, यानी कि रामानुज के जो ससुर जी रहते हैं, वो भी पैसे भेज देते हैं, क्योंकि कामाक्षी ही उनकी एक मात्र नातनी रहती है, जिससे कि वो जाते थे कि वो जिसकी जल्दी शादी करवा सके। इसलिए खुशी के मारे वो 10,000 रुपये भी भेज देते हैं और कहते हैं जितनी जल्दी हो सके शादी करवा दो। और मालगुड़ी के कस्बे में उस वक्त 10,000 रुपये काफ़ी बड़ी रकम होती है। खैर, शादी का दिन आ जाता है और रामानुज बड़े ही तनाव में रहते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं शादी कैसे होगी, किस तरीके से होगी, और वो डाकिया थानप्पा हमेशा रामानुज के अगल बगल ही रहता है, उनकी सहायता करता रहता है। शादी के दिन आते आते तक रामानुज के साथ थानप्पा इतना काम करता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को डाकिया ना समझकर कामाक्षी का पिता ही समझने लगता है। जब भी कोई उसे चिट्ठी मांगता, वो कहता, अभी मेरे पास बात करने की फुर्सत नहीं है, कामाक्षी की शादी है, पहले मैं वहाँ पे ध्यान दूंगा, तब बात करूँगा। उसके बाद पहले कामाक्षी की शादी हो जाए, तब आप लोग मुझे अपने घर में बिठा के जितनी चिट्ठियाँ पढ़वानी है पढ़वा लीजिएगा, जो खिलाना है खिला लीजिएगा। शादी के दिन एक डाकिया एक दूसरा पोस्ट कार्ड लेकर आता है पोस्ट ऑफिस में, और वो पोस्ट कार्ड जो रहता है वो रहता है रामानुज के नाम। इस पर सबसे पहले नज़र पड़ती है हमारे थानप्पा की। थानप्पा उसको उठाता है और पढ़ता है और उसको वापस अपने झोले में रख लेता है, ये सोचकर कि वो उसको अभी रामानुज के घर नहीं पहुंचाएगा। अब ये तो सोचने वाली बात है कि उस लेटर में रहता क्या है। वहाँ से सीधा वो रामानुज के घर पहुँचता है। आज कामाक्षी की शादी है। शादी के बाद कामाक्षी को वो आशीर्वाद देता है और कहता है कि बेटी तुम सुखी रहो। और क्योंकि कामाक्षी बचपन से ही रामानुज को देखती आ रही है अपने पिता के रूप में, क्योंकि वो उसका पिता है, साथ ही वो थानप्पा को भी देखती आ रही है कि किस तरह से वो अपने उसके पिता का साथ देते आया है, तो वो अपने हस्बैंड से यानी अपने पति से थानप्पा को मिलाती है। थानप्पा उसको भी आशीर्वाद देता है और कहता है, कामाक्षी को मैंने तब से देखा है जब से वो 1 दिन की थी। दामाद जी बड़ा शर्माते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। कुछ दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं। एक दिन चिट्ठी लेकर थानप्पा कामाक्षी के पास पहुंचता है। अब तक उसका पति अमेरिका जा चुका होता है। तो थानप्पा आकर कामाक्षी से कहता है, बेटी तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है इस बार, लगता है दामाद जी ने भेजी है, वो तुम्हें अमेरिका बुला रहे हैं, तैयार रहना। कामाक्षी बहुत शर्मा जाती है और कुछ कहती नहीं है, अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक दूसरा पोस्ट कार्ड, वही पोस्ट कार्ड जो उसने अपने थैले में रखा था, वो निकालता है और रामानुज को पकड़ाता है। रामानुज कहता है, मेरे लिए भी चिट्ठी आई है। तो रामानुज को लगता है कि ये कौन सी चिट्ठी है। थानप्पा कहता है, जी सरकार आपके लिए भी चिट्ठी है। उसको पढ़ के रामानुज को लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया। तो थानप्पा पूछता है कि क्या हुआ सर, आप क्यों इतना परेशान हैं। तो रामानुज बताता है कि मेरे चाचा जी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो रामानुज देखकर वहीं पे पत्थर के ऊपर बैठ जाता है, सर पर हाथ रखकर। थोड़ी देर बाद थानप्पा अपने थैले से एक और मनी ऑर्डर निकालता है और साथ ही एक टेलीग्राम निकालता है। उस टेलीग्राम को वो देते हुए कहता है रामानुज से कि सरकार मुझे माफ़ कर दीजिएगा,
ये चिट्ठी शादी के एक दिन पहले ही आई थी, पर मैं नहीं चाहता था कि आप तक ये चिट्ठी पहुँचे और कामाक्षी की शादी पे कोई भी अड़चन आए। जब रामानुज टेलीग्राम खोलता है तो पाता है कि उसके चाचा जी की मृत्यु हो चुकी है। वो वहीं पर रोने लगता है, पर थानप्पा उसको ढाढ़स बंधाते हुए जाने लगता है और कहता है कि सरकार, मैं जानता हूँ जो मैंने काम किया है वो गलत किया है, पर कामाक्षी मेरी भी बेटी है। मैं नहीं चाहता था कि उसकी शादी में कोई अड़चन आए। आप चाहे तो मेरी शिकायत कर सकते हैं। ये कहते हुए चुपचाप वो रामानुज के घर से निकलने लगता है। पीछे से रामानुज उसको पुकारता है कि ठहरो, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगा, पर तुमने जो किया मैं उसको कभी भूल भी नहीं सकता। ये कहते हुए रामानुज अंदर चला जाता है और थानप्पा अपने काम की ओर लौट जाता है। तो हे गाइस, इस स्टोरी से मैंने सिर्फ एक ही चीज़ को समझा कि चिट्ठियाँ लाइफ में कितनी ज़्यादा अहम होती थी और डाकिया जो उसको पहुंचाता था वो कितना अहम होता था। हम तो आज बहुत मॉडर्न ज़माने में हैं और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों को भूल चुके हैं। आज हमारे बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो हम फ़ोन के माध्यम से या मैसेजेस के माध्यम से हम तुरंत लड़ने लगते हैं, पर पहले ऐसा कहाँ हो पाता था। लोगों तक काफ़ी दिन बाद कोई भी खबर पहुंचा करती थी, तब तक मामला ठंडा हो चुका होता था। खैर, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आपको मॉडर्न ज़माना ज़्यादा पसंद है या पुराने ज़माने की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, ये तो अपने अपने ऊपर है। पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अगले वीडियो का वेट करें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं एक नए नॉवल के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। और टिल देन यू हैव टू स्टे ट्यून्ड with me and my channel. Thank you so much guys for watching my channel. Thank you.